इस वक्त हर इंसान का बलात्कार हो रहा है, हर पब्लिक का बलात्कार हो रहा है, संविधान का बलात्कार हो रहा है, भारत का बलात्कार हो रहा है, हर चीज का बलात्कार ये पार्टी कर रही है। करने वाले कौन है? ये चाय वाले, चौकीदार और इनके मुट्ठी भर, इनके जितने भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पर एक फिक्स डेटा होता है, फिक्स कैलकुलेशन होती है कि यहाँ पर जो है वो नेताओं का जो है वो बिस्तर होता है, तो वो तो खाली पड़े रहते हैं। अगर आप मनीषा बाल्मीकि का वाकई इलाज करना चाहते, वाकई उसको सही करना चाहते, तो एम्स में एक नहीं हजारों बेड खाली पड़े हैं जो नेताओं के रिजर्व होते हैं। हर वक्त वहाँ सारी लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट पूरा मुल्क खड़ा हो जाए, सब खड़े हो जाओ जितने भी हो, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, फिर दिल्ली में इलेक्शन है, फिर बंगाल में इलेक्शन है, एक के बाद एक इस कमल को कीचड़ में घुसा। बताती चली आ रही हूँ कि बीजेपी किस कदर इसमें सियासत कर रही है, किस कदर ड्रामा कर रही है, और क्या बीजेपी ने सोच के ये ड्रामा करना शुरू करा, किस तरह उस बच्ची को मारा गया, कत्ल करा गया, नोचा गया। और अब यही चल रहा है कि बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो बीजेपी का तो शुरू से रहा है कि जो भी बलात्कारी होता है, बीजेपी अगर उसको सपोर्ट ही ना करे तो इनकी तो पार्टी की ऐसी तैसी हो जानी है, क्योंकि बीजेपी नाम बलात्कारी का, बीजेपी नाम गुंडे मवालियों का, बीजेपी नाम दहशतगर्दों का। ये दहशतगर्द हैं एक तरह। दहशतगर्द का मतलब क्या होता है? जो आपको डराए, जो आपके अंदर टेरर पैदा करे, वो दहशतगर्द है। तो बीजेपी इस वक्त दहशतगर्द पार्टी है। जैसे मनीषा बाल्मीकि का आपने केस देखा कि मनीषा बाल्मीकि का रेप करा तो करा, ऊपर से उसको बर्बरता से मारा गया, गर्दन तोड़ दी, जबान काट दी, घुटने तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और उसके बावजूद ये प्रशासन कह रहा नहीं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। खुद मनीषा बाल्मीकि कहते कहते मर गई कि नहीं मेरा बलात्कार हुआ था, और 2-3 बार कोशिश करी थी, मैं पुलिस के पास गई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बावजूद ये टोटल प्रशासन इस बात से मुकरे जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ था, मैं बार बार आपके सामने फैक्ट लेकर आती हूँ, रोज़ाना लेकर आती हूँ, और डिफरेंट चैनल पर जहाँ पर भी मैं फेसबुक लाइव करने जाती हूँ वहाँ भी मैं वो फैक्ट रखती हूँ कि अगर मनीषा बाल्मीकि का रेप नहीं करा गया था तो ज़बान किसने काटी, रीढ़ की हड्डी किसने तोड़ी, और अगर उसका बलात्कार नहीं करा गया था तो फिर आपने उसकी लाश को क्यों जाकर आनन फानन जंगल में जलाकर भून दिया? क्यों आपने उसकी जो अंतिम यात्रा है उसको नहीं करने दिया गया? उसका वो हक, उसकी फैमिली का वो हक, उसके ख़ानदान का वो हक आपने कैसे छीन लिया? आपने पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी, जबकि हिंदू रीति रिवाज में दिन ढलने के बाद कोई चिता नहीं जलती है, हल्दी वल्दी लगती है, पूरे रस्म रिवाज होते हैं। तो फिर क्या वजह थी कि यूपी की गुंडी पुलिस, मैं फिर मेंशन करूंगी कि यूपी की गुंडी पुलिस, किसने उसको इतनी अथॉरिटी दी थी कि वो डेड बॉडी को ले जाकर जंगल में झाड़ियों पे रखकर पेट्रोल डालकर फूंक दे? और वो वीडियो भी आपने बहुत लोगों ने देखी होंगी कि जहां पुलिस वालों से एक मीडिया कर्मी पूछ रही है कि ये कर क्या रहे हो तुम, ये कर क्या रहे हो, तो पुलिस वाला कह रहा है हम नहीं बता सकते ये क्या हो रहा है। वो मीडिया कर्मी बार बार पूछती कि ये चिता किसकी जल रही, किसको जला रहे हो, तो वो कहते हैं हम नहीं बता सकते कि किस क्या जल रहा है। तो कितनी दादागिरी करी गई। और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह इसको, लड़की को एम्स में लाना था, लेकिन एम्स में उसको नहीं लेके गए कि भाई एम्स में जगह नहीं है। आप लोग अगर मुझसे जुड़े हुए हो, या आप लोग जानते हो, या आप लोग भी थोड़े बहुत पॉलिटिकल में आपका ज़रा सा भी रुझान हो, तो आपको पता होगा जितने भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पर एक फिक्स डेटा होता है, फिक्स कैलकुलेशन होती है कि यहाँ पर जो है वो नेताओं का जो है वो बिस्तर होता है, तो वो तो खाली पड़े रहते हैं। अगर आप मनीषा बाल्मीकि का वाकई इलाज करना चाहते, वाकई उसको सही करना चाहते, तो एम्स में एक नहीं हजारों बेड खाली पड़े हैं जो नेताओं के रिजर्व होते हैं। हर वक्त वहाँ नेता नहीं पड़े रहते। और क्या वजह है कि मनीषा बाल्मीकि अलीगढ़ में रहती है, 10 दिन तक जिंदा रहती है, लेकिन दिल्ली लाया जाता है और उसी दिन उसको मार दिया जाता है। वो मरी नहीं, मेरे भाइयों और बहनों, उसको मार दिया जाता है। तो क्या चीज थी, किस चीज का डर था जो छुपाया जा रहा था? किस लिए मनीषा बाल्मीकि को जल्दी से सुलाया जा रहा था, उसकी आवाज को बंद करा जा रहा था, और आनन फानन उसको फूंक दिया झाड़ियों में ले जाकर? तो कौन है वो लोग
किस बात को छुपाना चाहते थे। और सबसे बड़े बेशरम, अगर इतिहास लिखा जाएगा डीएम का, अगर डीएम का इतिहास लिखा जाएगा कि दुनिया में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में नहीं, सबसे बेशरम बेगैरत डीएम कौन था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसमें हाथरस का जो डीएम है उसका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इससे बड़ा बेगैरत, नंगा, बुच्चा, जलील कोई हो ही नहीं सकता। इतना जलील इंसान है कि एक तो उस लड़की को जुल्म करवाया, रेप करवा के उसको मरवा दिया, ऊपर से इतना जलील इंसान है, वहां जाकर लड़की की फैमिली को डरा रहा है कि ये मीडिया वाले कितने दिन तक हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हें यहां रहेंगे, तुझे यहां नहीं रहना। उसकी फैमिली को बोलता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी अगर कोरोना में मर जाती तब भी तो तुम रोते ना, तो सब्र कर लो ना, मर गई सोच लो, कोरोना में मर गई। और बोलता है कि अगर कोरोना में मरती तो 25 लाख ना मिलते, हम तुम्हें 25 लाख भी दे रहे हैं। कितना जलील है, जलील इब्ने जलील है, इंसानियत दूर तक नहीं गुजरी, जरूर किसी नरभक्षी की कोख से पैदा हुआ होगा, अपनी मां से पैदा हो ही नहीं सकता इतना दरिंदा इंसान, क्योंकि वो इंसान कहने लायक नहीं है, वो बाप कहने लायक नहीं है, वो बेटा कहने लायक नहीं है, जो उस परिवार को जाकर डरा रहा है। और यही इंतहा नहीं होती जुल्म की, जब उसके परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं हमारी बेटी थी, हम उसके लिए इंसाफ लेंगे, तो उसके ताऊ जी जो बोल रहे थे, ताऊ जी मनीषा वाल्मीकि के ताऊ जी को धक्का देता है और अपनी टांग उनके सीने पे रख देता है, इतनी जोर से उन्हें मारता है वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सबके मोबाइल छीन लेता है, मोबाइल छीनने के बाद सबको कमरे में बंद कर देता है। तो ये स्टोरी आपने सुनी होगी, देखी होगी, सब कुछ करा होगा। ये बार बार मेंशन इसलिए करती हूं ताकि आप इन चीजों को भूलें मत, आपको याद रहे कि मनीषा वाल्मीकि पर कितना जुल्म हुआ था। उसके बाद ये मीडिया को नहीं जाने देते। राहुल गांधी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता, कांग्रेस के फाउंडर, उनके साथ क्या करती है ये टुच्ची पुलिस, ये दो कौड़ी के टुल्ले, यूपी के गुंडे वर्दी वाले दो कौड़ी के गुंडे राहुल गांधी को धक्का देके गिरा देते हैं। मतलब ये क्या कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि देखो हमने राहुल की भी ऐसी की तैसी कर दी, जबकि राहुल अपोजिशन वाला है, कांग्रेस वाला है, नेशनल पार्टी वाला है, तो तुम किस खेत की चिड़िया हो तुम, यानी हम और आप जनता, ये जनता को डरा रहे थे। प्रियंका गांधी को भी जानते होंगे, बेशक सब जानते होंगे, गांधी परिवार की इकलौती लड़की प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की पोती, उनके साथ ये चवन्नी चोर, ये सारे चिद्दी पिद्दी चोर, टुल्ले, ये टुल्ले, सिंगल टुल्ले जिनकी कोई औकात नहीं है, वो उनका कॉलर पकड़ लेता है, उनकी कमीज फाड़ने की कोशिश करता है। कौन होते हैं ये यूपी के वर्दी वाले गुंडे, इतने बड़े बड़े लोगों के गिरेबान में हाथ डाल दिए, किसकी मर्जी से डाले, आपने ऑर्डर दिया, मैंने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया। और बात यही नहीं थमती, एक मीडिया कर्मी की पूरी कमीज पीछे से फाड़ दी गई। अरे जनाब, जब तुम बोल रहे हो कि भाई मनीषा वाल्मीकि के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ, तो फिर मनीषा वाल्मीकि क्या अंबानी है? क्या मनीषा वाल्मीकि अंबानी की बेटी थी, जो सारा मीडिया बावला होकर उसके घर की तरफ दौड़ रहा है, जो सारा अपोजिशन उसके घर की तरफ दौड़ रहा है? क्या थी मनीषा वाल्मीकि जब तुमने उस पर कोई जुल्म नहीं करा? कोई जवाब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कोई सवाल है यूपी गवर्नमेंट के पास, कोई जवाब है इस सवाल का वहां की पुलिस के पास, कोई जवाब है हाथरस के डीएम के पास? कुछ तो करा था ना। और छुपाया किनको जा रहा है? ठाकुरों को, क्योंकि ये रेप ठाकुरों ने करा। और ठाकुर कौन है? अगर आपको पता हो, यूपी के जो प्रधानमंत्री समझते हैं वो ठाकुर परिवार से आते हैं। बात यही नहीं खत्म हुई, ठाकुरों की एक वीडियो रिलीज हो रही है, बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वो किसी मीडिया कर्मी ने नहीं बनाई, वो आपने और मैंने नहीं बनाई, वो भी ठाकुरों ने खुद बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवा रखी, जिसमें ये 12 गांव को जमा करके बैठ के पंचायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई मीडिया वाला आकर दिखाए, इनको हम बताते हैं, हम देखते हैं कि हमारी फैमिली पे कैसे या अत्याचार करते हैं, या हमें उठाकर लेके जाते हैं, या हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो यानी इतनी दादागिरी है इन ठाकुरों की, इतनी दादागिरी
दादागिरी है। यहाँ पर नेपोटिज्म सही चल रहा है, बिल्कुल सही नेपोटिज्म यही चल रहा है, भाई बंधुवाद। और कहाँ मरी हुई है वो हमारी मॉडर्न तवायफ कंगना रनौत, कहाँ मर गई तू? उसका छज्जा टूटा था Y+ सिक्योरिटी, 50 ही उसके पास टुल्ले लगा दिए, लेकिन इन लोगों की जान को खतरा कोई सिंगल टुल्ला नहीं दिया। और अब भी उसके घर को छावनी बना रखा है ताकि उनको भी आवाज़ उनकी भी बंद करी जा सके, उनको भी मारा जा सके। चंद्रशेखर आज़ाद आप जानते होंगे भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं, वो मिलने गए। उन्होंने खुद कहा कि इस परिवार को मैं यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, लेकिन परमिशन नहीं दी पुलिस वालों ने। नहीं भाई, हम नहीं ले जाने देंगे, क्यों? तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, तुम उनको भी दबाना चाहते हो, उनको भी ऐसे ही मारना चाहते हो जैसे तुमने उनकी बेटी को मार दिया। और उससे भी बड़ी मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो शायद आपको पता ना हो। बीजेपी का हाथरस का सांसद, बीजेपी का हाथरस का सांसद राज दिलेर, उसकी दिलेरी देखो, उसकी दिलेरी देखो, उसकी ढीठता देखो, उसकी नीचता देखो, उसकी जलालत देखो। वो जेल में आरोपियों से मिलने चला गया, वो आज आरोपियों से मिलने जेल चला गया। जब मीडिया में बात लीक हुई तो फरमाता है मैं तो चाय पीने गया था। इसी चाय ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इसी चाय के पीछे पूरा देश बर्बाद हो गया। हमारे प्रधानमंत्री भी तो चाय वाले थे, हमारे प्रधानमंत्री भी तो चाय वाले थे। क्या चाय पिला पिला के हमें मारा है? क्या चाय पिला पिला के हमें बर्बाद करा? पूरे भारत को चाय पिला पिला के बर्बाद करा। तो वो राज दिलेर वो भी कह रहा है कि मैं तो चाय पीने गया था। आपको याद होगा जब कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव केस हुआ था तो उससे भी मिलने बीजेपी के ही सांसद, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जेल में मिलने जाते थे और कहते थे कि हम इसके साथ हैं। यानी बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये अब से नहीं है, शुरू से इनका ये ड्रामा रहा है, इनकी शुरू से ये औकात रही है। बताते हैं कि कितने जलील हैं। जैसे आपको मैंने बताया कठुआ कांड हुआ था, आपको याद होगा कठुआ कांड, सबको कश्मीर का एक कठुआ कांड हुआ था जहां 8 साल की बच्ची के लिए पे बहुत जुल्म हुआ था, रेप हुआ था और 7 दिन तक उसको बाकायदा इंजेक्शनों से जिंदा रखा गया था क्योंकि एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता पहुंच नहीं पाया था कश्मीर जो उस लड़की को लूटता। और बाद में तिरंगा यात्रा निकाली थी उस लड़की के फेवर में नहीं, उन बलात्कारियों के फेवर में। कौन थे? सारे बीजेपी वाले थे। तो ये है बीजेपी। कहाँ है वो बेशर्मे बीजेपी की सारी औरतें? हेमा जी, स्मृता जी, ये कंगना रनौत तवायफ, कहाँ हो तुम सारी की सारे? तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा? तुम्हारी औलादे नहीं है? तुम्हें दर्द नहीं आ रहा कि मनीषा बाल्मीकि, अरे कमबख्तो ये मत सोचो वो दलित समाज की थी, सोचो वो बेटी थी, तुम्हारी भी बेटी थी, वो भारत की बेटी थी जिसके साथ तुमने ऐसा करा। और जैसे आप देख रहे हैं जिस तरह लोग हाथरस की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे ही आप अगर जानते हो आप उनको, जैन चौधरी परसों गए या कल गए, उन पे पुलिस ने ऐसा लठ पेला है जैसे किसी क्रिमिनल पे फेर रहे हैं। जैन चौधरी आप जानते होंगे राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के हैं। और किसके बेटे हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री थे एक, चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे हैं। तो यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके पोते के साथ तुमने ये हाल करा। उन पे डंडे बरस रहे हैं, उन पे लाठियां बरस रही हैं, तो किस खुशी में बरसा रहे हो? जरा ये भी तो एक्सप्लेन कर दो। जब तुम कह रहे हो कि नहीं मनीषा बाल्मीकि के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई ज्यादतियां नहीं हुई, तो फिर तुमने वहां पर छावनी किस खुशी में बनाई? किस खुशी में तुम्हारा वहां पर ड्रामा चल रहा है? किस खुशी में तुम वहां हरकतें कर रहे हो? और क्यों नहीं तुम उनको बाहर आने दे रहे? उनकी फैमिली कह रहे कि हाँ हमें यूपी में खतरा है, हम यूपी से जाना चाहते हैं। लेकिन ये यूपी के जो ठोक तंत्र हैं और ठोक तंत्र के मालिक हैं योगी जी, वो उनको वहां से आने नहीं दे रहे। नहीं, हम यहां से जाने नहीं देंगे। क्यों? बाप का राज चलता है, बाप का राज चलता है, जिसकी मर्जी जो जहां जाए। क्यों नहीं आएंगे वो वहां पर? तो आप लोगों को सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और जमीन पर उतरना चाहिए। बहुत कर लिया जुल्म, बहुत सह लिया जुल्म, अब हम और नहीं सहेंगे, क्योंकि बात हमारी बेटियों पर आई है, बात हमारी इज्जत पे आई है, बात हमारे संविधान पर आई है, बात हमारे भारत पर आई है। और जैसे मैं लगातार आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त ये मत सोचिए कि मनीषा बाल्मीकि का बलात्कार हुआ, नहीं, इस वक्त हर इंसान का बलात्कार हो रहा है, हर
पब्लिक का बलात्कार हो रहा है, संविधान का बलात्कार हो रहा है, भारत का बलात्कार हो रहा है, हर चीज का बलात्कार ये पार्टी कर रही है। करने वाले कौन है? ये चाय वाले, चौकीदार और इनके मुट्ठी भर गोबर भक्त जो हर जगह बलात्कार करते फिर रहे हैं। और इतने ढीठ, इतने बेशरम है, जब भी किसी रेप का इनको हवाला दो तो कहते हैं भाई अपोजिशन जो है वो राजनीति कर रही है, अपोजिशन राजनीति करे। राजस्थान में रेप हुआ है, वहां पर तो नहीं गए राहुल गांधी, तो वहां पर तुम मर जाओ ना, तुम वहां पर जाके साड़ियां उठा उठा कर डांस करो ना। मैं रेप की पैरवी नहीं कर रही, मैं रेप की पैरवी नहीं कर रही। राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो अशोक गहलोत ने क्या तुम्हारे पे लठ बजा रखा है? तुम गई हो वहां पर, तुम वहां पर क्यों नहीं करती? क्या वहां पर जो डीएम है वो तुम्हें मार रहा है? क्या वहां पर पुलिस लगी हुई है? क्या वहां पर इंसाफ नहीं मिल रहा? रेप अगर किसी का भी होता है वो तो सबकी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, वो ना तेरी होती है ना मेरी होती है, वो हमारी होती है। कोई भी बेटी भारत की बेटी होती है। और हराम खोरो, तुम किसका नारा देते हो? भारत माता की जय। तो तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम हम औरतों को बेवकूफ बना रहे हो, हमारे समाज की लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हो कि भारत माता की जय करते हो और भारत माता की जय करके यहाँ की लड़कियों को लूट लेते हो। तुम ही भारत माता की जय जय करते हो ना कि भारत माता की जय बोलो। तो किस तरह के भारतीय हो तुम? किस तरह की तुम जय लगवाते हो और किस तरह कहते हो कि भारत माता भारत माता? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस भारत को तुम माता माता बोलते हो वहां की लड़कियों को तुम माले गनीमत समझ के लूट लेते हो। ये भारत माता की जय होती है तुम्हारी नजर में? तो मनीषा वाल्मीकि का जो कत्ल है, मैं आपसे पहले ही कह रही हूं, प्री प्लान करवाया गया है ताकि किसानों की मूवमेंट को कमजोर करा जा सके, आपका दिमाग हटाया जा सके। और अब आप देख लीजिए, सबका हट गया, किसानों की तरफ से सबका दिमाग हट गया। सबका दिमाग जो है वो मनीषा वाल्मीकि की तरफ है। और वाल्मीकि समाज को कई वजह से टारगेट करा गया। इनको लगा था वाल्मीकि है, कुछ करेंगे नहीं, 2-4 दिन चिल्लम चिल्ली होगी, चुप हो जाएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने भ्रंड के छत्ते में हाथ डाला है। इस बार ये नहीं बचेंगे, इस बार ये गलत सोचे हैं। इस बार ये बड़ी खुशफहमी का शिकार थे कि भाई वाल्मीकि है, दलित कोई नहीं बोलेगा। यहां गलती कर दी जनाब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा भारत आज मनीषा वाल्मीकि के साथ है और किसानों के साथ भी है। हम उस मूवमेंट को भी मरने नहीं देंगे और इस वाले केस को भी हम दबाने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे सड़कों पर लेकिन इंसाफ दिला कर देंगे। क्योंकि अगर मनीषा वाल्मीकि को इस बार इंसाफ नहीं मिला तो हर घर से तैयार रहिए, मनीषा वाल्मीकि उठेगी और बनेगी। क्योंकि ये हर बार ऐसे ही करते हैं, ये रेप करते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं ताकि आपको डराया जा सके। जैसे मैंने आपको एक और वजह बताई थी कि मनीषा वाल्मीकि का जो रेप इन्होंने इतनी बर्बरता से करा, वो क्यों करा? ये संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हम दलित समाज ने संविधान पढ़ा नहीं होता। बेशक ये बाबा राव अंबेडकर को मानते हैं, भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन दलित समाज नहीं पढ़ता कि संविधान में क्या लिखा गया है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे जो भीमराव अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान बनाकर गए, भारत के संविधान बनाकर गए, वो संविधान पावरफुल नहीं है। देखो तुम्हारे भीमराव अंबेडकर थे जो संविधान बनाकर गए और तुम्हारी ही बेटियां सबसे ज्यादा लूट रही हैं। तो ये संविधान की कमजोरी है। ये आपको ये चीज दिखाना चाहते हैं ताकि आप संविधान के खिलाफ खुद बोलें कि हमें संविधान पे यकीन नहीं है, संविधान बदलो या संविधान दूसरा लेकर आओ। तो माफ कीजिए, संविधान कमजोर नहीं है, ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनिंदा वकीलों को खरीद लेते हैं, चुनिंदा जजों को खरीद लेते हैं। पुलिस इस वक्त पूरी नरभक्षी बन चुकी है, वर्दी वाले गुंडे बन चुके हैं। ये पूरे के पूरे सर्टिफाइड गुंडे हैं जो आपको मार रहे हैं और हक पे होते हैं आप। जैसे मनीषा वाल्मीकि, एक तो उनकी बेटी लूटी, बेटी मरी, बेटी की अंतिम यात्रा भी नहीं करने दी, उसके बावजूद पुलिस वाले लगातार उन्हीं के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये आपको डरा रहे हैं ताकि आप खुद संविधान पे से यकीन करना छोड़ दें। और बहुत सारे लोग मेरी पोस्ट पर भी आते हैं और कहते हैं अहमद रिजवी तुम मुसलमान तो गद्दार हो, भीमराव अंबेडकर तुम्हें पसंद नहीं करते थे। अबे जाहिल, भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा सपोर्ट मुसलमानों ने करी। अगर इतिहास उठाकर देखो तो हजरत मोहानी सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने रमजान में इफ्तार पार्टी में भीमराव अंबेडकर को जब उच्च कोटि के लोग मुंह भी नहीं लगाते थे तब हजरत मोहानी ने अपने बराबर में बैठ के उनके साथ रोजा इफ्तार करा था, एक ही प्लेट में बैठकर खाया था। तुम बात करते हो मुसलमानों की, तुम मुकाबला करते हो मुसलमानों का, तुम मुसलमानों के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। और फातिमा शेख,
माता फुले को फातिमा शेख ने अपनी ज़मीन दी थी और स्कूल में पढ़ाया था। जो आज दलित समाज पढ़ा है वो फातिमा शेख का एहसान है। फातिमा शेख ने फ्री में एजुकेशन दी थी। और ये जो संविधान है जो भीमराव अंबेडकर ने बनाया, अगर आपको पता हो भीमराव अंबेडकर लास्ट में बौद्ध हो गए थे, बौद्धिस्ट हो गए थे। तो बौद्धिस्ट क्यों हुए थे? जब वो हिंदू थे, इतनी इज्जत मिल रही थी उनको हिंदू समाज से, इस सनातन धर्म से, तो फिर क्या उनके दिमाग में क्या उनको कीड़ा काटा था वो बौद्ध हो गए थे? नहीं, उनको इज्जत नहीं मिल रही थी, इस सनातन धर्म से उनको जलील करा जा रहा था, इसलिए वो लास्ट में बौद्ध हो गए थे, बौद्धिस्ट मजहब कबूल कर लिया था। और अब भी दलित बहुत तेजी से बौद्धिस्ट बन रहे हैं। और जैसे आपके एक पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे काबिल वकील हैं, आप सब जानते होंगे भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी की ज्यादातर वीडियो में यही होता है कि तुम लोग मजहब बदल लो अपना, तुम अपना आपको हिंदू मत समझो, किसी भी मजहब में चले जाओ, बौद्ध बन जाओ, ईसाई बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम अपना आपको हिंदू मत समझो, क्योंकि तुम्हारे पे जुल्म होता है। मंदिरों में तुम्हें नहीं घुसने देते है ना, तुम्हें अपने बराबर में बिठाते नहीं है, उनके गिलास में तुम पानी नहीं पीते हो, तो तुम क्यों बेवकूफ बनने अपना आपको हिंदू समझते हो? और ये लोग तुम्हें कब हिंदू समझते हैं? जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उस वक्त ये तुम्हें हिंदू बता देते हैं। वैसे तुम हिंदू नहीं होते। हिस्ट्री उठाकर देखो, दलित समाज तुम हमेशा से पिटे हो, तुम गुलाम हो, तुम शूद्र हो, तुम्हें मीला ढोना वाला कहा जाता है, तुम्हारी औरतों को क्या करा जाता था, हिस्ट्री पढ़कर तो देखो, देखो क्या होता था उनके साथ। ब्रेस्ट टैक्स लगता था, अगर वो अपनी छातियों को ढक लेती थी तो उन पर टैक्स लगाया जाता था। ये उच्च कोटि के लोग उनके साथ ऐसी नजरों से बलात्कार करते थे, क्योंकि सारे समाज में तुम्हारी बहन बेटियां बहुएं नंगी फिरती नजर आती थी इनको, और जिस वक्त वो बेचारी डर के ढक लेती थी तो उन पर टैक्स लगाया जाता था। तो दुआ दो भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान बनाया और तुम्हें इज्जत दिलाने की कोशिश करी, तुम्हें इज्जत दिलाने की कोशिश करी। वो अलग बात है कि सिर्फ इज्जत तुम्हें हवा में मिली, वैसे नहीं मिली तुम्हें इज्जत, तुम्हें हवा में इज्जत मिली। तुम्हें ये आज भी शूद्र समझते हैं, और यही वजह ये भीमराव अंबेडकर को इज्जत देने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको अजीब से चूल्हे, इनके अजीब से मरोड़े उठ रहे हैं। उच्च कोटि वालों को लेबर पेन हो रहे हैं कि ये संविधान हमने क्यों नहीं लिखा, ये उच्च कोटि के इंसान ने क्यों नहीं लिखा, ये एक संविधान जो लिख के गया वो भी दलित ने लिखा। तो ये भीमराव अंबेडकर के संविधान को कबूल करने को तैयार नहीं है। यही वजह है ये तुम लोगों को टारगेट करते हैं, तुम्हें मारते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो हम नहीं मार रहे, संविधान ही कमजोर है, हम क्या करें। तो ये कहते हैं कि संविधान ही कमजोर है, हम क्या करें। तो इस वक्त तुम सबको एकजुट होना पड़ेगा, टोटल दलित समाज एक हो जाए, टोटल मुस्लिम समाज एक हो जाए, जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी और ख्वाबे खरगोश में हाय हम हिंदू हैं। तुम हिंदू विंदू कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ इनके यूज करने का चारा हो। तुम हिंदू कब होते हो? जब इलेक्शन होता है। तुम हिंदू कब होते हो? जब देश में नफरत फैलानी होती है। तुम हिंदू कब होते हो? जब मंदिर मस्जिद का इशू आता है। तुम हिंदू कब माने जाते हो? जब इलेक्शन आता है। अदरवाइज तुम हिंदू नहीं माने जाते, हिंदू तुम्हें मानते ही नहीं है। तो तीर, त्रिशूल, तलवार तुम्हारे हाथ में पकड़ाकर हिंदुत्व खतरे में है, तुम्हें बर्बाद कर दिया। और उच्च कोटि वाले सारे के सारे आराम से बैठे हुए मलाई खा रहे हैं। इनके बच्चे इंग्लैंड में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चे तलवारों पे धार रख रहे हैं, मुसलमानों को मारना है। तुम्हारे बच्चे तीर त्रिशूल लेके उतर रहे हैं कि नहीं हिंदू खतरे में। कौन सा हिंदू खतरे में, जरा बताओ तो सही। तुम्हें तुम्हारे मंदिर बताओ, वाल्मीकि समाज बताए, दलित समाज बताए, तुम्हारे मंदिर तोड़े जाते हैं, क्या किसी मुसलमान ने तोड़े? और हिंदुत्व खतरे में होता तो तुम क्यों नहीं अपने दिमाग यूज करते? 800 साल यहाँ मुगलों ने हुकूमत करी, हिंदू खतरे में था? कोई सिंगल मंदिर टूटा? अगर 800 साल यहाँ मुगल हुकूमत करके गए तो सिंगल हिंदू नहीं होता यहाँ पर, सिंगल हिंदू। अगर मुगल जालिम होते, मुगलों के बराबर में बैठा करते थे सारे उच्च कोटि के ब्राह्मण और मशवरे दिया करते थे। और मुगल, जिन पे तुम कहते हो मुगल हैं, मुगल हैं, मुगल हैं, बदनाम करते हो, वही मुगल उस जमाने में भारत में सोने की करेंसी चलती थी। है किसी के गोबरी इतनी के सोने की करेंसी चला दे? है किसी में इतनी पावर के चला दे? और वही मुगल जब अंग्रेज आए थे, वही मुगल अंग्रेजों से लड़ रहे थे, मर रहे थे। और गद्दारियां किसने करी थी? तुम्हारे अपनों ने करी थी, सावरकर ने करी थी, गॉडसे ने करी थी। और जब 200 साल यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत करके गए थे, अगर वो भी तुम्हें मारना शुरू करते तो 200 साल तो क्या 5 साल भी बहुत होते हैं पूरे भारत से हिंदुओं का सफाया करने के लिए। तो 200 साल में तुम्हें अंग्रेजों ने भी खत्म नहीं करा, कोई तुम्हारा मंदिर नहीं तोड़ा। उन्होंने तुम्हें पॉलिटिक्स से मारा, उन्होंने तुम्हें चालाकी से मारा, लेकिन तुम्हारे
मंदिर नहीं तोड़े, तुम्हें कत्ल नहीं करा, उन्होंने फूट डालो और आंदोलन करा। उन्होंने ये नहीं मंदिर तोड़े, ना मुगलों ने मंदिर तोड़े ना अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े। तो ये ड्रामा बंद करो कि हिंदुत्व खतरे में है, मुगलों ने तुम्हें बर्बाद करा। अगर मुगल तुम्हें बर्बाद करते तो हिंदुस्तान मुसलमानों का होता या ईसाइयों का होता, दो ही यहाँ पर होते लोग। या तो मुसलमान यहाँ पर कम्युनिटी में होते या पूरा के पूरे भारत में 200 साल बाद ईसाई होते, जो कि नहीं है। तो ये सारा ड्रामा है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। बनाने वाले कौन है? यही उच्च कोटि के लोग, जिनकी बातों में तुम आ जाते हो, चिकनी चुपड़ी बातों में तुम आ जाते हो और बावले बन के तीर त्रिशूल उठाकर चल पड़ते हो। अभी हाथरस में जैसे आप देखिए, आप पार्टी के संजय सिंह को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अभी जो किसानों के विरोधी बिल पास हुआ उसके अगेंस्ट वो पार्लियामेंट के बाहर धरने पे बैठे थे, वहीं सो रहे थे, वहीं खा रहे थे। आज वो हाथरस जाते हैं, हाथरस तो उनके साथ क्या करा जाता है? पूरा का पूरा उनको स्याही में नहला दिया जाता है, ब्लैक कलर का पानी उनके ऊपर फेंक दिया जाता है। फेंकने वाले कौन है? किसने फेंका? इन्हीं लोगों ने फेंका, इन्हीं ठाकुरों ने फेंका, इसी यूपी की सरकार ने फेंकवाया। तो ये बात आपको समझनी होगी कि यह आपको लड़वा रहे हैं और लड़वा कर राजनीति कर रहे हैं। अरे 70 साल बहुत होते हैं दलित समाज जागने के लिए, समझने के लिए। कब समझोगे? कब तुम्हें अकल आएगी? कब तुम पावर में आओगे? कब तुम एकजुट होगे? तुम्हें, मुझे मालूम है, मैं सैल्यूट करती हूँ तमाम यूट्यूबर्स को जो दलित समाज के हैं। तो लेकिन तुमने चैनल बना लिया, अब अपने आप को यूनाइटेड भी करो, यूनाइटेड भी करो अपने आप को। और तमाम अपोजिशन की पार्टी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह तुम अच्छा कार्य, अच्छा काम, ग्रेट वर्क कर रहे हो, चाहे मनीषा बाल्मीकि पे ही कर रहे हो, तो इसी तरह तुम इस तमाम अपोजिशन इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएं, हर जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाएं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश, कोई भी सारी पार्टियां एक हो जाएं और इनको मजा छकाएं कि भारत की बेटी लूटने का इंजाम क्या होता है, इनको बताएं और इनको सबको मजा चखाकर उखाड़ फेंके। क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, वहां सुशांत सिंह की पतंग को काट दे जिसके नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुशांत सिंह भी ठाकुर था, ठाकुर सुशांत जो थे, जो एक्टर था, जिसको खुदकुशी करके मारा और या मारा गया है, उसकी जो पतंग उड़ा रहे हैं बिहार में, वो भी ठाकुर ही परिवार से था। तो ये बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए उसकी पतंग उड़ा रहे हैं। कंगना के मुजरे इनके अंगना में चल रहे हैं, तो वहां पर इनको मजा चखाइए कि वहां पर इलेक्शन है। उसके बाद बंगाल में है, यूपी में, सब जगह इनको मजा चखाइए। और जिस तरह बिहार में भी आप देखिए, बिहार में भी बीजेपी ने फन मारना शुरू कर दिया है, वहां भी नौटंकी करनी शुरू कर दी है कि वहां पर इन्होंने जो, अब इनको पता लग रहा है कि हो सकता है एक दफा को नीतीश कुमार इनको सपोर्ट ना करे, बीजेपी के दिमाग में है। और नीतीश कुमार ने गलती तो करी थी कि इनके साथ हुकूमत बनाई थी, लेकिन बीजेपी उस नाग का नाम है कि ये जिस थाली में खाती उसमें ही छेद करती है। ये वो नाग है कि जो इसको दूध पिलाता सबसे पहले उसको डसती है। तो नीतीश कुमार ने इनको सपोर्ट करी थी, तो अब ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो सीटें वो भी हम ले लें और हमें नीतीश कुमार के साथ हुकूमत ही ना बनाना पड़े। तो वहां पर ये जो सारा ड्रामा है बीजेपी का, तो एलजेपी कोई पार्टी उसको खड़ा कर दिया ताकि नीतीश कुमार जो है वो जीरो हो जाए। तो ये किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है। बीजेपी जो इसको दूध पिलाता है सबसे पहले डंक उसको मारती है। तो आप इस वाली बात को समझिए, इनकी पॉलिटिक्स को समझिए कि करना क्या चाहते हैं। और जिस तरह मनीषा बाल्मीकि पर इन्होंने इशू उठाया, जो ड्रामा कराया है सारा का सारा, आप इस पर सब एक हो जाइए, सब एक हो जाइए और मनीषा बाल्मीकि की याद को भी मरने मत दीजिए, उसकी मुहिम को तोड़िए मत। जो ये चाहते हैं और मेरा दिमाग जहां तक कैलकुलेट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा बाल्मीकि के मुद्दे को ठंडा करने के लिए 101% ये हिंदू मुस्लिम करने के मूड में होंगे या कुछ और करेंगे। क्योंकि मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये सन 2016 से कोई भी इशू आता है उसको दबाने के लिए दूसरा स्कैंडल कर देते हैं। तो मनीषा बाल्मीकि पे पूरा 10 दिन से चल रहा है, तो अब हो सकता है कि यूपी में ये हिंदू मुस्लिम फिसाद करें या मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दें या कोई दूसरा रायता फैलाएं। तो उसके लिए आप सब तैयार हैं। और इसी तरह जैसे मनीषा बाल्मीकि की आप आवाज बने हैं, उसी तरह मनीषा बाल्मीकि की आप आवाज बने और उसी तरह
अपनी बेटियों को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बेटियां सबकी होती हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, बेटियां तेरी मेरी नहीं होती, हमारी होती हैं। और ये पिंजरे में घुस चुके हैं। अगर ये पिंजरे में घुस चुके हैं तो यानी आप तक इनके हाथ आ चुके हैं और पुलिस इनके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने खरीदा हुआ है, डीएम एसडीएम सारे के सारे इनकी जेब में फिरते हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस संविधान को, इस समाज को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस भारत को आप किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि चाइना पे कितनी टेंशन चल रही है, वहां से आपका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया। ये दिखाया जा रहा है सब चंगा सी है, चंगा सी है, देश में कुछ दंगा सी नहीं है। चाइना में भी बहुत, हमारे हालात सरहद पे भी बहुत बुरे हैं। यही शायद वजह हो कि ये देश में ये स्कैंडल करे जा रहे हैं ताकि हमारा दिमाग यहाँ लगा रहे। चाइना ने, मैंने आपको जैसे 2-3 दिन पहले बताया, अपनी बिल्डिंगें बना ली हैं, अपनी बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी हैं लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी, जहाँ वो अपनी फौज को रखना शुरू कर दिया है ताकि फौज वहाँ पर रहे। लेकिन हमारा मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, हमारा मीडिया नहीं, स्ट्रीम मीडिया, मोदी जी का मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, अंबानी का मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा। ये यूट्यूबर क्या क्या दिखा, ये बेचारे क्या क्या दिखा। ये तो कोई भी इशू होता बेचारे उसकी तरफ भाग पड़ते हैं। जैसे इस वक्त मनीषा वाल्मीकि ट्रेन में, मनीषा वाल्मीकि चल रही तो सब मनीषा वाल्मीकि को ही दिखा रहे हैं। लेकिन सरहद पर बहुत खतरनाक टेंशन है। चाइना बिल्कुल घुस चुका है और अमेरिका ने भी हमारी ऐसी की तैसी मार दी है। अमेरिका, जिस अमेरिका को ये अपना लंगोटिया यार कह रहे थे, अंडरवियर फ्रेंड कह रहे थे, हमारे भक्तों के भगवान चाय वाले, और कह रहे थे ट्रंप तो मेरा यार है, लंगोटिया यार है, आगे से कॉली पीछे से कॉली कर रहे थे, उसी अमेरिका ने परसों इनकी ऐसी की तैसी मार दी और मोदी को जम के कोसा है और कहा है कि दुनिया में जो एयर पॉल्यूशन फैला रहा है वो भारत फैला रहा है और भारत झूठा है, ये हमें कोरोना के सही आंकड़े नहीं दे रहा है। ये मैंने नहीं बोला, ये इनके नमस्ते ट्रंप जिसको करा था ना उन्होंने, जिसपे पैसा खर्च करा था, वो ट्रंप ने बोला है इनको। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, भक्तों के भगवान, जिसने अब ट्रंप ने फर्जीवाड़ा करा कि मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में जो डिबेट चलती है, जब वहाँ पर इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो उम्मीदवार होता है और जो प्रेसिडेंट रहा होता है उनके बीच में आपस में डिबेट चलती है जिसको पॉइंट मिलते हैं। तो ट्रंप जो है 5 पॉइंट से हार गया है जो बिडेन से, तो इसलिए उसने कह दिया मुझे कोरोना हो गया है। तो हमारे भक्तों के भगवान, हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाय वाले चौकीदार, उनको मनीषा वाल्मीकि नजर नहीं आई, उन्हें किसी मीडिया पे नजर ही नहीं आई। वो तो ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसा बेगैरती का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं भारत के लिए कि उनको वहां से नजर आ गया कोरोना। उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं कि बड़ा अफसोस है कि ट्रंप को कोरोना हो गया। लेकिन बेगैरती का चश्मा लगाए हुए इस प्रधानमंत्री को मनीषा वाल्मीकि नजर नहीं आई, घर का मुद्दा नजर नहीं आया, इंटरनेशनल मुद्दा नजर आ गया। तो कैसे चौकीदार हैं आप, कैसे चाय वाले हैं आप कि आपके राज्य में आप ही तो थे ना वो मन की बात में यूपी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा है योगी, बहुत अच्छी है यूपी की सरकार, है ना, आप ही तो कह रहे थे। तो आपको नजर नहीं आ रहा हाथरस मनीषा वाल्मीकि के साथ जो केस हुआ, एक सिंगल वर्ड आपने, आपकी पार्टी ने निकाला, किसी ने निकाला? कितने बेगैरत हो, गैरत लज्जा कुछ है तुम्हारे अंदर? या सारे के सारे तुम बिना माँ वाले हो? तुम्हारे घर में माँ बेटियां नहीं होती क्या? तुम क्या कंपनियों से बनकर आए हो, फैक्ट्रियों से बनकर आए हो, लेबोरेटरी की औलादे हो? कोई तो तुम्हारे खानदान में माँ होगी, या सारे के सारे तुम लेबोरेटरी की औलादे हो? कोई तो होगी ना। तो वो कहाँ है, वो बीजेपी में कहाँ है वो औरत जो इस पे आकर बोले? कौन है जो बोलेगा इस मुद्दे पर? इंटरनेशनल मुद्दा तुम्हें याद रहता, ये याद नहीं रहता। तो ये सारे ड्रामे आपके साथ चल रहे हैं कि इंटरनेशनल मुद्दे पे ये बोलेंगे कि जी ट्रंप के लिए अफसोस है, लेकिन भारत की बेटियां लूट जाएं पिट जाएं तब ये लोहे का चश्मा लगा देते हैं। हमारे चौकीदार, इनके राज में जब ये चौकीदार बनकर आए थे तो हर 2 मिनट में एक रेप हो रहा है। कि कैसे चौकीदार हो तुम? कैसे चौकीदार का काम क्या होता है कि आप देश की रक्षा करो, आप देश के लोगों की रक्षा करो, आप देश की बेटियों की रक्षा करो। तो कैसे चौकीदार हो कि लोहे का चश्मा लगा के देश के लिए बैठ गए? विदेश के लिए तुम्हारी आई साइट बड़ी तेज है, दूर की नजर तुम्हारी बड़ी काम करती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, वो नजर तुम्हारी काम करती है। लेकिन देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आता, वहां तुम लोहे का चश्मा लगा लेते हो। तो कैसे प्रधानमंत्री हो तुम? इस्तीफा दिलवाइए आप। और हमारे भाई कोविंद साहब, हम आपके बारे में क्या कहें? धन्य हो भाई कोविंद साहब, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, धन्य हो, धन्य हो। क्या तुम मॉडल बने हो दलितों के? सिर्फ नाम के तुम दलित के नेता थे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे? एक सिंगल वर्ड आप भी नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे। बेशक आपकी बीवी ब्राह्मण है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविंद साहब, बेशक आपकी बीवी ब्राह्मण है, लेकिन आपकी रगों में दलित खून दौड़ता है। उस खून को जगा लो, थोड़ा सा जोश मार लो, थोड़ा मुंह से निकाल दो एक आध लफ्ज कि हाँ मनीषा वाल्मीकि के साथ ज्यादती हुई है, कुछ तो निकाल दो।
लेकिन नहीं निकालेंगे। ये मॉडलिंग के तौर पर रखा गया ताकि दुनिया को दिखाएं, देखो भारत कितना अच्छा देश है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दलित समाज से आते हैं। और ये वही दलित हैं, ये वही दलित हैं जिनको जो राम मंदिर का शिलान्यास पार्ट 2 हो रहा था नहीं बुलाया गया था। और लोग अब जैसे सीबीआई का ड्रामा चल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। काय पे सीबीआई इंक्वायरी होगी? झाड़ियों पे जाकर होगी, पुलिस वालों के जुल्म पर होगी, मिट्टी पर होगी। काय पे सीबीआई इंक्वायरी होगी? किस चीज पे सीबीआई इंक्वायरी करेगा? जनाब ये वही सीबीआई है जिसने अभी बाबरी मस्जिद को कहा कि नहीं, हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद को प्री प्लान तोड़ा गया है। और जबकि वही नेता चिल्लम चोर सारे कह रहे हैं हाँ हमने तोड़ा था मस्जिद को, तभी तो हमने मंदिर बनाया था। तो सीबीआई को जब वो नजर नहीं आ रहा जहां पे सारी फुटेज है, जहां सारे फोटो हैं, इंटरनेशनल वीडियो वायरल हुई उस मस्जिद को शहीद करते हुए, और सीबीआई के कोर्ट कह रहा है कि नहीं हमें नजर नहीं आया, हमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। और फैसला आने के बाद भी जो जिंदा बचे हैं, कुछ लोग 17 लोग जो बचे हुए हैं जिंदा, वो कह रहे हैं हाँ हमने ही वो इमारत तोड़ी थी, हमने वो बाबरी मस्जिद तोड़ी, तभी तो हमारा मंदिर बना। तो उस सीबीआई पे हम यकीन करेंगे? सीबीआई तो खुद हुकूमत की मुट्ठी में है। सीबीआई वही फैसला लेकर आती है जो हुकूमत कहती है। जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत का देख लो, सुशांत सिंह राजपूत पे सीबीआई को इन्होंने कठपुतली की तरह नचा रखा है। जो हुकूमत बोलती है सीबीआई वही कह देती है कि हाँ आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, आज हमने वो कर दिया। तो आप सवाल करो, हमें सीबीआई पे भी यकीन नहीं है, क्योंकि सीबीआई भी दबाव में आकर फैसला करती है। ये सीबीआई थी, अगर आपको याद हो नोएडा का एक केस हुआ था, आपको याद हो एक केस हुआ था, उस बच्ची को मार दिया गया था, वो बहुत फेम केस हुआ था और सारे सबूत थे, आरुषि तलवार, सारे सबूत थे कि उसके माँ बाप ने उसको मारा। इसी सीबीआई ने पूरा केस पैसा खाकर हुकूमत के दबाव में उल्टा कर दिया था और उसको इस मिलेनियम का सबसे अजीब केस करार दिया गया था जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब मिस्ट्री केस करार दिया गया था इस सदी का, जबकि सारे सबूत उसके बाप के पक्ष में थे कि हाँ बाप ने मारा, माँ ने मारा, सर्जिकल से मारा गया था। तो सीबीआई तो हमारी इतनी ग्रेट है कि कातिलों को खुला छोड़ देती है और निर्दोषों को जेल में ठूस देती है। तो हमें सीबीआई पे यकीन नहीं है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत ना हो, मेरी आवाज़ से आप सहमत ना हो, और बाज़ दफ़ा मेरी आवाज़ भी इधर उधर हो जाती है, बाज़ लफ्ज़ भी इधर उधर हो जाते हैं, बंदी बशर हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। लेकिन आप सब लोग फिर भी सोचें कि मैं जो बोल रही हूँ क्या उसमें कोई बात गलत लगती है आपको? क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं है? क्या हमारी बेटियां खतरे में नहीं है? क्या हमारा भारत खतरे में नहीं है? क्या हमारे भारत का बलात्कार नहीं हो रहा? क्या हमारे संविधान का बलात्कार नहीं हो रहा? क्या हमारी बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा? तो क्यों हो रहा है? ये जंगल राज नहीं है, ये लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है हमारे भारत में। तो किस काम की वो डेमोक्रेसी जहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ ठोक तंत्र चल रहा हो या ठोक तंत्र बनाया जा रहा हो और हमें डराया जा रहा हो, हिटलर शाही हमारे पर लागू करी जा रही हो। जैसे आपने डॉक्टर कफील को भी देखा था, डॉक्टर कफील का भी कोई जुर्म नहीं था, उन पर एनएसए लगा दी थी, उन्हें जेल में डाल दिया था और बाद में फिर इसी यूपी सरकार ने मुंह की खाई थी, उन पे भी फिर मैं एनएसए लगा दिया था। तो क्या ये हुकूमतें जवाब दे नहीं होंगी किसी के कि तुमने किस बिहाफ पर लगाया था एनएसए? क्या इन हुकूमतों पे केस नहीं होना चाहिए? तो कौन है वो जो इन हुकूमतों से सवाल करेगा? कौन है जो सवाल करेगा? पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब, उनको बकरीद पे धोखे से ही पुलिस उठाकर ले गई और उनको जेल में डाल के एनएसए लगा दिया। तो कौन है जो इनके लिए आवाज़ उठाएगा? हो सकता है 5-6 महीने बाद उनको भी छोड़ दें और फिर कह दें कि नहीं भाई हमसे गलती हो गई थी। तो इन पे कौन लगाम डालेगा? कौन डालेगा? वो आप डालेंगे, क्योंकि जनता है, जनता की पावर है। हमने इनको चुना था। हम 137 करोड़ या 140 करोड़ जब पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, तभी तो हमने इन जैसे दलालों को चुना था जो हमारी मुल्क की दलाली करके बैठ गए, हमें बेच के खा गए, हमें जलील कर दिया, हमारी बेटियों को लूट लिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया, हमारे संविधान को फाड़ दिया। तो हमने तुम्हें पार्लियामेंट में घुसाया था, यह हमारी वोट की ताकत थी, हमारी वोट की ताकत थी जो आज तुम पार्लियामेंट में हो। अगर जनता तुम्हें पार्लियामेंट में घुसा सकती है तो तुम्हें पार्लियामेंट से खींच भी सकती है। इस खुशफहमी में मत रहना कि सारी जिंदगी तुम पार्लियामेंट में रहोगे, वहां से भी तुम निकलोगे। कभी तो 5 साल पूरे होंगे ना, जब जनता तुम्हें अपनी पावर दिखाएगी, जब जनता अपनी पावर दिखाएगी। और मैं तमाम
दलितों से कहूंगी कि प्लीज आप यूनाइटेड हो जाए, तमाम समाज यूनाइटेड हो जाए और तमाम अपोजिशन की पार्टी यूनाइटेड होकर इसको घेरें, इस सरकार को घेरें और यूपी में इस्तीफा मांगे कि इस्तीफा दो, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये भारत हमारा है, ये भारत आपका है, ये भारत सबका है। और ईवीएम का बाइकॉट करिए कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें पेपर इलेक्शन चाहिए कि आप बैलेट पेपर से चुनकर आइए, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे बंगाल में। आप तो भाई पावर में हैं, आप तो सत्ता में, आपको किस बात का डर है भाई? जब आप कह रहे हैं कि आप सच्चे हो, बीजेपी वाले कह रहे हैं सच्चे हो, तो तुम कागज पे जीत कर दिखाओ। तो हम बाइकॉट करते हैं ईवीएम का, हमें कागज से वोटिंग चाहिए, हमें मशीनों से वोटिंग नहीं चाहिए। और मेरे भाई और बहनों, अगर आपको पता हो, शायद वाली बात आप नहीं जानते, बीजेपी सरकार ने कह दिया है उसको मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, कि पब्लिक बूथ, पोलिंग बूथ पे भी तुम आओगे तो तुम्हें मार के भगा देंगे अगर तुम कहो कि हम बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। तो तुम्हारी औकात तो ये है कि बीजेपी तुम्हें तो पसंद करती ही नहीं है। कितनी नफरत है इसके दिल में जो वो कह रही है कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है वो तो ईवीएम में घोटाला कर लेगी, 40-50 करोड़ तुम जितने भी हो वो ईवीएम में तुम्हारे वोट भर लेगी। तो इस वक्त उन पार्टियों को मजबूत करो जो तुम्हारे हित के लिए खड़ी हुई हैं, तुम्हारे पक्ष के लिए खड़ी हुई हैं, और उनको मजबूत कर पार्लियामेंट में भेजो और उन नेताओं को भेजो जो तुम्हारे हक की बात कर रहे हैं। सारे एक हो जाओ, आपसी मतभेद सब त्याग दो। आपसी मतभेद अगर तुम्हारे अंदर हैं तो सब अवॉइड कर दो, सब अवॉइड कर दो, सब भूल जाओ किसने क्या करा था। इस वक्त सिर्फ एक मुहिम चलाओ कि हमें बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, इस आरएसएस को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये तुम्हारे भारत को बर्बाद कर रही है, तुम्हारे संविधान को बर्बाद कर रही है, पूरी दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती करवा रही है, तुम्हारी बेटियों को लूट रही है, तुम्हें जॉब नहीं दे रही, तुम्हारी जीडीपी खत्म कर दी। तो इस अब सारी लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट पूरा मुल्क खड़ा हो जाए, सब खड़े हो जाओ जितने भी हो, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, फिर दिल्ली में इलेक्शन है, फिर बंगाल में इलेक्शन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस कमल को कीचड़ में घुसाते चले जाओ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा